गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, बिना समय गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंपल सा लिविंग वर्ल्ड, जहां हमें टेक्सोनॉमी के बारे में जाना था, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना था। दैट वाज बेसिक। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ अब समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा था देयर आर अबाउट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अराउंड 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। अब इन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं एक छोटी कैटेगरीज में, कन्वीनियंट कैटेगरीज में, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है organisms are grouped into convenient categories on the basis of easily डिटेक्टेबल और ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। यानी यहां हम क्या कर रहे हैं? इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और इन्हीं के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डाल रहे हैं। बात समझ आ रही? कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब यही वजह है कि इतने बड़े, जहां हम 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उनको क्लासिफाई करना, उनको ग्रुप्स में डालना बहुत जरूरी है। अब इन द अर्ली टाइम्स, पुराने समय से ही क्या हो रहा था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की एक जो हम कहते हैं कि एक टेक्निक चल रही थी, एक जो कंटिन्यूएशन हो रहा था, वो लगातार चल रहा था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो वो पुराने समय में क्या होता है कि जितने भी अर्ली मैन थे, जितने भी प्रिमिटिव पीपल थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर, इस बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया। पेड़ों को, छोटी 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 झाड़ियों को, घास को उन्होंने किस तरह से अपने फूड के बेसिस पर, अपने, अगर हम कहें तो उनको उन्होंने अपने शेल्टर के बेसिस पर, शेल्टर कहां से क्लोथिंग ले सकते हैं, किस प्लांट से क्लोथ मिल सकता है, किस एनिमल से हमें क्लोथिंग मिल सकती है, उसके बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को उस समय से ही क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन सही जो समय आया वो आया एरिस्टोटल, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ zoology। उसके समय से क्या हुआ कि एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होना शुरू हुई। कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन आती है वो है टू किंगडम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि इसके बीच में फोर किंगडम भी आई, फाइव किंगडम भी आई, फिर उसके बाद सिक्स किंगडम भी बात की गई। लेकिन हम दो और पांच की ही बात करेंगे, सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की ज्यादा बात करेंगे। थ्री और फोर को हम ले सकते हैं कि हल्का फुल्का हम उसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? वाज गिवन बाय ए वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। अब देखिए, ये नाम जो है ना, ये नाम आप याद रख लो। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं इसको बार बार कहूंगा कि इस नाम को आप याद रख लो, क्योंकि ये आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा और यहां पर भी काम आएगा। ठीक है? नाउ ईयर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलो फिर भी हम ईयर की बात कर लेते हैं, 1735 की बात। नाउ देखो, कैरोलस लिनियस ने जब क्लासिफाई किया इन ऑर्गेनिजम्स को, तो उसने चार क्राइटेरिया थे। देयर वर फोर मेजर क्राइटेरिया जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। देखिए, यहां तो वो ऑर्गेनिज्म क्या थे? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? या तो वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, है ना? ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं।
या कीमोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ भी। उनके बेसिस पर उनके बेसिस पर उसने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, किसी भी तरह के। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर उसने पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब हम बात करते हैं इसमें टू किंगडम में क्या क्या आया। सेल स्ट्रक्चर। इस सेल स्ट्रक्चर क्या मतलब है? सेल स्ट्रक्चर मतलब कि वो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है। देखो, क्लासिफिकेशन तो बेसिकली इसी के दम पर की गई। कैरोलस लीनियस की बात नहीं है, ये बाकियों की भी बात है। उन्होंने ये चार मेजर कैरेक्टर्स लिए। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, है ना। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। या हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ, कंप्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि भाई देखो, क्या वो यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। तो जितने भी हम ये कह सकते हैं, जितने भी साइंटिस्ट आए, चाहे वो बॉटनिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब क्लासिफिकेशन की तो उनके पास सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ा जानने वाली बात ये थी कि इन चार क्राइटेरिया के बेसिस पर क्या करो, क्लासिफिकेशन कार्ड। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसी बेस पर दी गई। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया, देखिए जी। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड can be divided into or is divided into टू किंगडम्स। इसीलिए इसको दो किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। इसमें सिर्फ दो किंगडम्स बनाए गए। और वो दो किंगडम्स क्या थे? एक था किंगडम प्लांटे और एक था किंगडम एनिमलिया। बात समझ आ गई? अब देखो, यहां हम सीधा अगर कहें कि क्रिटिसिज्म पढ़ना हो तो हमें समझ नहीं आएगा। हम थोड़े से हम करेक्टर्स की बात करते हैं। यहां कुछ करेक्टर्स मैंने लिख रखे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेक्चर को हम ज्यादा लंबा ना खींचे। देखो, ये क्वेश्चन यहां से आता है और थोड़ा ध्यान रखना। किंगडम प्लांटे में आपने क्या देखा कि वहां एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, है ना, नेक्ड सीड्स, टेरिडोफाइट्स भी है, ब्रायोफाइट्स भी है, एल्गे, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, लाइकेंस, बैक्टीरिया। और अगर आप किंगडम एनिमेलिया में देखें, इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल्स, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, वॉर्म्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि यहां कोई आपको कोई डिस्टिंक्शन लग रही है? कोई यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर में आपको कोई पता लग रहा है कि यूनिसेलुलर कौन सा है, मल्टी सेलुलर कौन सा है? हालांकि चार उन्होंने क्राइटेरिया रखे, लेकिन फिर भी यहां देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। वो कमियां यही थी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में तो हमें यहां पता ही नहीं चल रहा। अगर आप इन प्लांट्स को देखो और अगर इन एनिमल्स को देखो तो यूनिसेलुलर कौन से है, मल्टी सेलुलर कौन से है, इसने कुछ नहीं बताया। कहानी तो यहीं खत्म हो गई। कहानी तो यहीं, क्रिटिसिज्म की कहानी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यही क्रिटिसिज्म की जो कहानी है वो यहां स्टार्ट हो जाती है। और वो इसीलिए स्टार्ट हुई क्योंकि देखो, इसीलिए स्टार्ट हुई, यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात ही नहीं की गई। साथ साथ करते जाते हैं ताकि ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो, यहां पर किसी तरह का अगर देखा जाए, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, ये प्रोकैरियोट है। बाकी अगर एल्गे देखा जाए, फंजाई देखा जाए, स्लाइम मोल्ड्स देखा जाए, लाइकन्स देखा जाए, टेरिडो, ये यूकैरियोट्स है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो यहां देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोई डिफरेंस नहीं था। देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो बात समझ आ रही है? इस तरह के क्रिटिसिज्म हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन करेक्टर्स पहला पॉइंट समझने के बाद हमें ये चीजें तो समझ आ रही हैं। ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। अब देखो, यहां पर अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। देयर इज नो डेफिनेट शेप। हाँ, लीव्स, फ्लावर्स, इनको हम कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेट फॉर्म होती है। हालांकि अगर किंगडम एनिमेलिया में देखें तो इनकी कुछ को छोड़कर डेफिनेट सिमेट्री होती है। कुछ को छोड़कर, कुछ स्पॉन्जेस को छोड़कर अगर हम कहें तो वहां पर क्या है, मोस्टली डेफिनेट सिमेट्री होती है।
अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करें तो वहां एक्सटर्नल ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, चाहे वो ब्रांचेस की फॉर्म में मिले, चाहे वो अगर हम फ्लावर्स की फॉर्म में कहें, पेटल्स की फॉर्म में कहें, तो सेपल्स की फॉर्म में कहें, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। लेकिन यहां पर एनिमल्स में आपको इंटरनल ऑर्गन्स मिलेंगे। मोस्टली हमें पता है इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ग्रोथ यहां लिमिटेड है, लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो ग्रोथ अनलिमिटेड है। और वो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स, और हम ऐसा कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन्स एट द टिप। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स एट द टिप। इसकी वजह से आप देखो हो क्या रहा है कि ग्रोथ जो है अनलिमिटेड है, लेकिन यहां पर क्या कोई ऐसे मेरिस्टेम्स होते हैं? नहीं होते। तो ग्रोथ लिमिटेड है। यहां पर लोकोमोशन कहीं नहीं है, लोकोमोशन कहीं नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा होता है। लेकिन अगर यहां पर देखो तो यहां पर एनिमल्स तो भाई लोकोमोशन शो करते हैं, हमें पता है। लेकिन अगर हम किंगडम एनिमलिया में जाए तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फिक्स्ड होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो मूव करते हैं, स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स। बात समझ आ रही है? तो बड़ी यार, बड़ी आपको बहुत बहुत मजा आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म में। और देखो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो लार्ज सरफेस एरिया, और यहां पर देखा जाए तो स्मॉल सरफेस एरिया एनिमल्स के केस में। नेचुरली अगर साइज स्मॉल है प्लांट, आप देखो एक ट्री है, एक ट्री है तो वो अगर बनियान ट्री की बात करो तो वो कितना एरिया कवर कर लेता है, कितना सरफेस एरिया हो गया। और अगर आप मैंगो ट्री की बात करो, सरफेस एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करो, इंसेक्ट की बात करो, किसी एनिमल की बात करो, बड़े से बड़ा एलिफेंट ले लो तो कितना सरफेस एरिया ले रहा है? एक प्लांट के मुकाबले में तो बहुत कम है। इसी तरह से अगर प्लांटे की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट। वो अपना क्लोरोफिल यूज करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर की सिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। और इसी वजह से वो रिजर्व फूड भी प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड प्लांट्स में क्या होता है? अगर आप ध्यान दें तो स्टार्च एंड ऑयल यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो फोटोसिंथेसिस तो एनिमल्स में होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो एनिमल्स में होती नहीं है। लेकिन यहां पर हम पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना, इस कंफ्यूजन को हमने दूर करना है जो कंफ्यूजन हो रही है। रिजर्व फूड इज प्रेजेंट, और आप जानते हैं एनिमल्स में कौन सा रिजर्व फूड होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड फैट रिजर्व फूड मटेरियल है। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद देखो अगर सेंसरी ऑर्गन्स देखें तो प्लांट्स में एब्सेंट, बड़ा ही स्लो रिस्पॉन्स होता है अगर हो भी तो। अगर मान लो आप किसी भी प्लांट की अगर आप रूट को डैमेज करते हो, तो अगर वो धीरे धीरे अगर सेनेसेंस की तरफ जाएगा और धीरे धीरे अगर वो डेथ की तरफ जाएगा, तो वो धीरे धीरे डेथ होगी, वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। कुछ दिन लगेंगे उस प्लांट को पूरी तरह से खत्म होने में। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी बहुत फास्ट होता है। वो अपने सराउंडिंग्स को बड़ी जल्दी से पहचान जाते हैं, है ना? तो वो जो एनिमल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर वो नहीं होती है, और अगर हो भी तो बहुत कम होती है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है ना? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सैप वैक्यूल बड़ा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस एक साइड पर हो जाता है, और इनमें सेंट्रोसोम नहीं होते। लेकिन ये सेल बायोलॉजी में हम देखेंगे, लेकिन पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, 10th लेवल पे हमने ये चीजें पढ़ी हैं। और अगर हम यहां देखें तो नो सेल वॉल, नो क्लोरोफिल एनिमल में। सही है कि नहीं सही है? समझ रहे हो बात? और यहां क्या है? छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है। ये हम माइटोसिस और मेयोसिस में आपको और चीजें क्लियर करूंगा मैं। अच्छा, अब आगे चलो, अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो प्लांट्स में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी होती है। लेकिन यहां पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है पॉलिनेशन की। क्यों? पॉलिनेशन की बात आ रही है। और अगर पॉलिनेशन की बात आ रही है तो पॉलिनेशन का मतलब है कि हमें एक्सटर्नल एजेंसीज का यूज करना पड़ेगा। और पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद के बिना नहीं होती है।
है ना, बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, चाहे वो बैट्स भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मोस्टली तो इंसेक्ट्स ही करते हैं। विंड, है ना, विंड या एयर, कुछ भी कह लो। सो विंड हो गई, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, स्नेल्स हो गए, है ना। सो इवन एनिमल्स, बिगर एनिमल्स, दे हेल्प इन पॉलिनेशन, एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड। और इंसेक्ट्स तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, और इसमें भी हनी बी। और अगर हम यहां देखें तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ए सेक्सुअल भी होती है, लेकिन लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जनाब, यहां एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। और लेकिन एक फर्क है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो है पेरेंटल केयर, एनिमल्स में देखी जाती है। तो ये जो मोटे मोटे कैरेक्टर्स थे, कैरोलस लिनियस ने बड़ी आसानी से इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये जो यहां पर चार कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अब नेचुरली 4 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था, किए गए, चलो ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि यहां क्या क्या कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रही है इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद। हमें क्या महसूस हो रहा है? हमें देखो, पहली चीज तो महसूस हो रही है, पहली चीज हमें ये महसूस हो रही है कि देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है ना। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम यहाँ बैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। अब अब देखो, फंगस बहुत सारी मल्टी सेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर भी है, पर हमें तो नहीं ना है। अब स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर है, लेकिन अब हमें तो नहीं ना पता लग रहा। हम तो यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं कि प्रोकैरियोट कौन से हैं, यूकैरियोट कौन से हैं। बात समझ रहे हो? यहां भी देखो, प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस सब एक जगह डाल दिए, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो बड़ी कंफ्यूजन है, और भी बहुत सारी कंफ्यूजन, लेकिन पहली तो यही चीज आ गई ना। अच्छा, यहां कोई भी किसी भी तरह की, अगर देखो यहां देखो, यहां किसी तरह के, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, किसी तरह की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना। अच्छा, और क्या है? क्या यहां कोई वायरस के बारे में कुछ बताया गया? नहीं बताया गया है, क्योंकि वायरस तो एक ऐसा, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी एंटिटी है जो मैं ऐसा कहूंगा, जो लिविंग भी है एज वेल एज नॉन लिविंग भी है। और हम जानते हैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो हम कहेंगे वो नॉन लिविंग है, वो इनएक्टिव रहता है। लेकिन अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो कहां शो करेगा? जब वो होस्ट के बॉडी के अंदर होगा, होस्ट के पास होगा, जहां से वो सारा न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, शेल्टर, वो तीनों चीजें लेगा। और वायरस जो है, वायरस का हमें इसके बारे में, वायरस में तो कुछ भी नहीं बताया गया। कहीं भी अगर क्लासिफिकेशन में देखो, आपने जो करेक्टर्स पढ़े, आप वायरस के बारे में कहीं भी पढ़ रहे हो? कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये भी तो एक कंफ्यूजन थी कि वायरस क्यों नहीं इंक्लूड किए गए, है ना। बात तो सही है। अच्छा, उसके बाद देखो कि जब हम बात करते हैं कि लोकोमोशन, हमने कहा कि प्लांट्स, देखिए जी, प्लांट्स जो हैं किसी तरह की कोई लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन प्रोटोजोन्स लाइक क्लाइमेडोमोनास, जो इसके पास सीलिया है, वो लोकोमोशन शो करता है ना। कुछ प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स हैं, जैसे ट्राइपेनोसोमा, जिसके पास फ्लैजिला है, वो मूव करता है। अब वो तो ऑर्गेनिज्म, वो तो आ गया बेसिकली, वो क्या है? वो तो एक एनिमल आ गया ना। अगर हम उसकी बात करें तो वो एक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, दैट इज रिगार्डेड एज एन एनिमल। लेकिन यहाँ क्लाइमेडोमोनास जो है, ये एक क्या है? यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा है, जो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिल, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। बहुत सारी सीलिया छोटे छोटे इसकी बॉडी के बाहर होते हैं। तो हमने तो इसकी 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 बात करनी है, हम जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की जब बात करेंगे, तो हम क्लाइमेडोमोनास की बात करेंगे। कंफ्यूजन ये भी हो जाती है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ड्यूल है, जैसे यूग्लिना, ये भी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है।
अब यहां पर एक चीज आती है कि जब इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, इसके पास क्लोरोफिल भी है। दिन के समय ये क्लोरोफिल को यूज करता है डे लाइट के वक्त और फूड बनाता है, लेकिन वही शाम के वक्त हिट्रोट्रॉपिक उसी फूड को ये यूज करना शुरू कर देता है, हिट्रोट्रॉपिक हो जाता है। ठीक है, इन द नाइट टाइम और विदाउट लाइट, वहां ये तब उसी खाने को यूज करना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब हो गया कि इसके पास प्लांट जैसी एक्टिविटीज भी हैं और इसके पास एनिमल जैसी एक्टिविटीज भी हैं, तो ये तो ड्यूअल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ये भी तो कंफ्यूजन है, युगलीना कहाँ डालें, प्लांट में डालें या एनिमल में डालें, तो ये भी क्लासिफाई यहां कहीं नहीं किया गया और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और ये क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्रोटिस्ट है, बताया नहीं गया इसके बारे में। व्हाट अबाउट लाइकेंस, व्हाट अबाउट लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में भी कोई कहानी नहीं बोली गई। देखो लाइकेंस के बारे में कोई कहानी, क्योंकि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके बीच में है, अगर आप याद करो, हम पढ़ेंगे यहां, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, हम इसकी बात करेंगे। फंगस और एल्गे के बीच की एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेंस। और अगर हम फंगस को देखो तो ये हेट्रोट्रॉपिक है, और अगर एल्गे को देखें तो ये क्या है, इट इज ऑटोट्रॉपिक, इसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अब दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, एक खाना दे रहा है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है। तो लाइकेंस जो है, लाइकेंस का कहीं जिक्र कहां किया गया, अगर देखा जाए तो प्लांट्स के बीच में किया गया, और प्लांट्स के बीच में ये नहीं बताया गया कि प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बीच में एसोसिएशन होती है। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, ये चीजें क्या थी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। कंफ्यूजन एक और चीज कर रही थी, स्लाइम मोल्ड्स, जिनको प्लांट्स में डाला गया। लेकिन अगर स्लाइम मोल्ड्स में देखें तो यहां कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है, देखो कंफ्यूजन ये है कि यहां पर अगर इसके रिप्रोडक्टिव फेज को देखा जाए, रिप्रोडक्टिव फेज में इसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। देखो अगर इसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगा इसके बारे में। और अगर हम इसका वेजिटेटिव फेज देखें, अगर हम इसका वेजिटेटिव फेज देखें तो वेजिटेटिव फेज में आप देखोगे सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। क्यों भाई, क्यों नहीं प्रेजेंट? आप इसके लाइफ साइकिल में देखोगे कि अगर रिप्रोडक्टिव है तो वहां हमें स्पोर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अनफेवरेबल कंडीशन के वक्त जब स्पोर्स बनते हैं तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये सेल वॉल, बहुत रिजिड सेल वॉल जो है उन स्पोर्स की तरफ, ये मान लो स्पोर्स है, इसके चारों तरफ ये इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेल वॉल जो है ये बनना शुरू हो जाती है। सेल वॉल इसको प्रोटेक्शन देती है, और फिर ऑन द फेवरेबल कंडीशंस नेचुरली ये सेल वॉल टूटेगी और ये बाहर निकल जाएंगे एंड दे विल ग्रो इनटू स्लाइम मोल्ड्स। और इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ साइकिल है। लेकिन दूसरी साइड देखो, जब वेजिटेटिव फेस होता है तो वेजिटेटिव फेस के दौरान अगर ये प्लाज्मोडियम है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो इसके पास क्या है, कोई सेल वॉल नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको यहां पर ये फुट लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम बनाना है, क्योंकि इसे क्या करना है, फूड कैप्चर भी तो करना है। देखो फूड कैप्चर कैसे होगा, सेल वॉल की एब्सेंस में होगा। सेल वॉल तो रिजिड होती है, वो तो बनाने नहीं देगी, फिर ये कैसे कैप्चर करेगा? तो फूड कैप्चर है। और इसके साथ साथ देखो सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, ये स्लाइट मूवमेंट भी कर सकता है, स्लाइट मूवमेंट भी कर सकता है, स्लाइट मूवमेंट भी कर सकता है। तो देखो हमने कहा कि प्लांट्स तो मूव करते नहीं है, पर यहां तो मूवमेंट भी है। बात समझ आई? हमने उधर से कहा कि देखो जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन अगर हम जब फाइलम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं, फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं। और जब फाइलम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो इसमें स्पॉन्जेस आती हैं, और स्पॉन्जेस अगर देखें या इसमें कोरल्स आते हैं सिलेंट्रेट्स में, तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, दे डू नॉट मूव एंड दे अपीयर प्लांट लाइक, वेरी कलरफुल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। पर एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली तो ये एनिमल्स हैं भाई, एक्चुअली तो ये एनिमल्स हैं। तो यहां तो बड़ी कंफ्यूजन है। हम कह रहे हैं कि एनिमल्स मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, और यहां हम कह रहे हैं कि पॉलीफेरा फिक्स है, स्पॉन्जेस तो मूव ही नहीं करते, ये प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, प्लांट लाइक बॉडीज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो यहां इसका मतलब है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इट इज नॉट एनफ,
टू क्लासिफाई द 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। बात समझ आ रही है? तो ये क्या थे? ये जितने भी यहां मैंने लिखे हैं, हालांकि लिखने की जरूरत तो देखो, बात यह है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप यहां देखो तो आप इन करेक्टर्स को आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप इसको पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा हमने ये जो यहाँ ये सारी कहानी थोड़ा सा जल्दबाजी में की है, ये कहानी सारी यही है, ये सारी कहानी यही है। और देखो ये आपके जो नोट्स है ना, देखो ये मैं इस तरह से कर रहा हूं कि ये आपके नोट्स जो है आपके एकेडमिक एग्जाम में पूरे हो जाए। क्योंकि जो भी हम ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, मैंने एक कमी देखी है कि यू कैनॉट get marks proper. You cannot have the proper answer of a question in online mode of education. तो मेरी कोशिश यही है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप यहां से टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपको 5 मार्क्स का भी आता है, अगर वो 5 मार्क्स का भी आता है, वो किसी भी बोर्ड का है, चाहे वो जेके बोस है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, आसानी से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा 5 मार्क्स का, और यहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पूरी समझ आई होगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की इन ब्रीफ, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।